सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। साथियों, मैं राजकुमार सैनी, एक्स MP कुरुक्षेत्र, अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहभागिता होनी चाहिए। मेगास्थनीज की इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कैसा था। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए इंडिका ग्रंथ के बारे में, जिसकी रचना मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को जानने के लिए, या फिर यूं कहें कि उस समय के जम्मू द्वीप आज के भारत को जानने के लिए, इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, जिसमें उस समय की सामाजिक स्थितियों से लेकर प्रशासन तक की चर्चा की गई है। इंडिका आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस समय के अनेक लेखकों ने इंडिका से इतने उदाहरण दिए हैं कि उन्हीं उदाहरणों को इकट्ठा करके जर्मन लेखक डॉक्टर स्टानबेक ने इंडिका की रचना जर्मन भाषा में की थी। इसके बाद मैक करेंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और हिंदी में उसका अनुवाद कुलदीप कुमार के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में कुछ व्यक्तिगत विचार कुलदीप कुमार के हैं। अगर उन विचारों पर भी ध्यान न दिया जाए तो ये पुस्तक भारतीय इतिहास के संबंध में अच्छी जानकारी प्रदान करती है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इंडिका में क्या लिखा है भारत के बारे में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में हुआ था, जो आधुनिक तुर्की में है, और ये फारस तथा बेबीलोन के शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसी दौरान उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन अपने इंडिका नामक ग्रंथ में किया था। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। मेगास्थनीज का जन्म कब हुआ था? 350 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? एशिया माइनर में हुआ था। एशिया माइनर कहाँ है? आधुनिक तुर्की में है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फारस और बेबीलोन के शासक उस समय सेल्यूकस जो निकेटर थे, सेल्यूकस निकेटर को आपको याद रखना है कि किसका ये सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद फारस का और बेबीलोन का जो साम्राज्य था वो किसको मिला था? वो सेल्यूकस निकेटर को मिला था। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। और सेल्यूकस निकेटर के ही कहने पे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। आइए आगे बात करते हैं कि इंडिका में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस समय हमारे देश का नाम भारत नहीं था। उस समय हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप था, और जम्बू द्वीप को ही मेगास्थनीज ने इंडिका के नाम से संबोधित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय हमारे देश का नाम भारत नहीं था, जम्बू द्वीप था। और जम्बू द्वीप को क्या कहा है? मेगास्थनीज ने इंडिका कहा है। अब बात करते हैं भारत की सीमाओं के संबंध में। इंडिका में जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूं। मेगास्थनीज उस समय के जम्बू द्वीप अर्थात आज के भारत की सीमाओं के बारे में बताते हैं कि इस देश का आकार चौकोर है। पूर्वी एवं दक्षिणी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। उत्तर में हिमोदूस यानी बर्फ का देश है, शायद वो हिमालय की बात कर रहे हैं। पश्चिम में सिंध का दरिया बहता है। सिंध का दरिया यानी सिंध नदी बहती है पश्चिम में। सिंध दरिया के दूसरी ओर आर्य देश है, अर्थात आर्यावर्त है, जहां से पानी बहकर भारत के मैदानों में आता है। आइए अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है कि इस देश का जो आकार है वो चौकोर है। पूर्व और दक्षिण की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। उत्तर में हिमोदोस है। हिमोदोस यानी एक बर्फ का देश है, शायद वो हिमालय की बात कर रहे हैं। पश्चिम में सिंध नदी जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, तो सिंध नदी का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। और सिंध दरिया जो है उसके दूसरी ओर एक आर्यावर्त देश है, जहां से पानी बहकर भारत के मैदानों में आता है। ऐसा किसने कहा है? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर्यावर्त वो किसको कह रहे हैं? आधुनिक अफगानिस्तान और कुछ हिस्सा ईरान और पाकिस्तान वाले भाग को वो
आर्यावर्त कह रहे हैं। आजकल हम इतिहास में पढ़ते हैं कि आर्यावर्त किसको कहा जाता था, भारत को कहा जाता था, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज हम जिस भारत में रह रहे हैं उसको आर्यावर्त नहीं कहा जाता था। कभी कभी कुछ इतिहासकारों ने और तथ्य भी दिए हैं इसके संबंध में, लेकिन मेगास्थनीज ने जिसे आर्यावर्त कहा है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान वाले इलाके को उन्होंने कहा है। इस देश में बड़े बड़े पर्वत हैं, किसमें, भारत में, और विशाल मैदान भी हैं जहां पर मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ के हाथी बहुत ताकतवर हैं जिन्हें पकड़कर सेना के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और इन्हीं हाथियों के कारण यहाँ के राजा युद्ध को आसानी से जीत लेते हैं। यहाँ के लोग मजबूत कदकाठी के हैं, इसी कारण वह अन्य लोगों से अलग ही पहचान में आ जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे, भारत में। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं, यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता है और हल जोतने वालों को पवित्र मनुष्य माना जाता है। दुश्मन देश का राजा भी हमला करते समय ना तो फसल को बर्बाद करता था और ना ही किसी किसान को चोट पहुंचाता था। यहाँ के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलती है और दुनिया का सबसे उत्तम पानी पीने को मिलता है। आइए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। मेगास्थनीज कहते हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है और यहाँ पर जो हल जोतते हैं, जो खेती किसानी का काम करते हैं, उन्हें सबसे पवित्र मनुष्य माना जाता है। और दुश्मन देश के जो राजा होते थे, जब भी वो हमला करते थे एक दूसरे पर, तो वो फसल को बर्बाद नहीं करते थे और ना ही किसी किसान को चोट पहुंचाते थे। ये यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, सांस लेने के लिए उन्हें शुद्ध वायु मिलती है और दुनिया का सबसे उत्तम पानी पीने को मिलता है। ये कौन कह रहा है? मेगास्थनीज ने कहा है अपने इंडिका ग्रंथ में। अब बात करते हैं भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि राजा सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। तो दास प्रथा का जो प्रचलन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं मिलता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन खूब था, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो समर्थन करते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय भारतीय समाज 7 भागों दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और पंच में विभाजित था। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा हुआ है कि जो भारतीय समाज है वो 7 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले दार्शनिक आते हैं। ये समाज में सबसे ज्ञानी व्यक्ति होते थे। कौन? दार्शनिक लोग। और ये समाज में सबसे अधिक मान सम्मान इनका ही होता था। दार्शनिक बोधता को अपना आदर्श मानते थे तथा उसी का गुणगान किया करते थे। बोधता को इतिहासकारों ने बुद्ध बताया हुआ है कि वो बुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। कि मेगास्थनीज की इंडिका में बुद्ध के अलावा किसी अन्य महापुरुष की चर्चा नहीं की गई है। शायद अन्य महापुरुष इतने प्रचलित नहीं थे उस समय। अगर प्रचलित थे तो मेगास्थनीज को उनकी जानकारी नहीं थी। किसान ये खेती का काम करने वाले होते थे जिन्हें दार्शनिकों के बाद समाज में सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता था। किसानों को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पवित्र माना जाता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चरवाहे पशुओं को चराना इनका काम होता था और ये लोग गांव के बाहर तंबू लगा के रहते थे। गांव में नहीं रहते थे, गांव के बाहर एक तंबू लगा लेते थे, उसी में रहते थे। कारीगर इनसे राजा कर नहीं लेता था, बल्कि इन्हें जीवन यापन के लिए भत्ता भी दिया जाता था, क्योंकि युद्ध के समय ये हथियार बनाने का काम करते थे। कौन? कारीगर लोग। सैनिक समाज में किसानों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या सैनिकों की ही थी। निरीक्षक इनका काम किसी भी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी राजा को देना होता था। पंच ये समाज का सबसे छोटा समूह था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इसी समूह को दिया जाता था, क्योंकि
राजा के सलाहकार इसी समूह से चुने जाते थे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 7 भागों में समाज उस समय विभाजित किया गया था। ये जानकारी कहाँ मिलती है? मेगास्थनीज के इंडिका ग्रंथ में मिलती है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किसी भी वर्ण व्यवस्था उस समाज में छुआछूत का वर्णन नहीं किया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना, पटना के बारे में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में क्या लिखा है, आइए वो देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को अपने इंडिका ग्रंथ में पॉलीबोत्ता के नाम से संबोधित किया है। किसके नाम से संबोधित किया है? पॉलीबोत्ता के नाम से संबोधित किया है। पॉलीबोत्ता विशालतम नगर है, ऐसा किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। इस नगर की लंबाई 80 स्टेडिया अर्थात 15 किलोमीटर तथा चौड़ाई 15 स्टेडिया अर्थात 3 किलोमीटर तक है। इसके चारों ओर लकड़ी की सुरक्षा दीवार है और उस दीवार पर 570 मीनार हैं तथा 64 द्वार हैं। प्रत्येक मीनार पर सुरक्षाकर्मी पहरा देते हैं। इस नगर को राजा सेंड्रोकोट यानी चंद्रगुप्त मौर्य पालीबुत के नाम से संबोधित करते थे। यहाँ के लोग चोरी नहीं करते हैं और बिना चौकसी के घर को खुला छोड़ जाते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है कि उस समय के लोग चोरी नहीं करते थे, घर को खुला छोड़ जाते थे। आजकल चोरी का लेवल कितना ऊपर है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। पहले चोरियां नहीं होती थी, पहले ताले नहीं लगते थे। और ये बात किसने बताई है? ये बात मेगास्थनीज ने अपने इंडिका ग्रंथ में बताई है। और यहाँ पे एक बात और समझने की है कि पालीबुत के नाम से उस समय पाटलिपुत्र नाम नहीं था पटना का, ये आपको ध्यान रखना है। पालीबुत नाम था। और पॉलीबोत्ता किसने लिखा हुआ है? मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है, ये भी आपको समझना है। पाटलिपुत्र के संबंध में एक कहानी प्रचलित है, वो कहानी मैं आप सबको जरूर सुनाना चाहूंगा। कहानी इस तरह की प्रचलित है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु ने शुरुआत में क्या किया था कि गंगा नदी के किनारे एक लकड़ी का किला बनवाया था और उस किले की रखवाली के लिए जो भी सैनिक रखे थे तो उन्होंने उस किले के आसपास घर बना लिए थे। धीरे धीरे घरों की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी और एक छोटा सा नगर हो गया था। और उस नगर का नाम क्या रखा था? अजातशत्रु ने पालीगाम रखा था। पालीगाम उसका नाम रखा गया था। शुरुआत का जो प्रारंभिक नाम था वो पालीगाम ही था। भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में उस रास्ते से गुजरे, तब उन्होंने उस नगर को देखकर 3 बातें कही थी आनंद से। आनंद, इस नगर को 3 चीजों से खतरा है, आग, पानी और आपसी द्वेष। आग से इसलिए खतरा है क्योंकि इस नगर में जितने भी घर हैं वो सारे लकड़ी के हैं। पानी से इसलिए खतरा है क्योंकि ये नगर नदी के किनारे है और बाढ़ आती रहती है। आपसी द्वेष राजा महाराजाओं में वैसे ही रहता था। तो इस नगर को 3 चीजों से बहुत खतरा है। इसके बाद वहां पे भगवान बुद्ध ने उपदेश भी दिए थे। अजातशत्रु मिलने भी आए थे भगवान बुद्ध से। उसी समय अजातशत्रु ने क्या किया था कि पालीगाम का नाम परिवर्तित करके पालीबुत कर दिया था। तो ये पालीबुत जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक, क्या अशोक के शासनकाल तक ये मिलता है। वैसे अशोक ने अपने अभिलेखों में इस नगर का जो नाम लिखवाया है वो धम्म की राजधानी लिखवाया है। मेगास्थनीज अपने इंडिका ग्रंथ में आगे लिखते हैं कि राजा सेंड्रोकोट यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उसका अंग काट दिया जाता है, और जो व्यक्ति किसी का अंग भंग करता था उसका वही अंग काट दिया जाता था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है तो उसका एक अंग काट दिया जाता था, हाथ हो या पैर हो, मतलब एक अंग काट दिया जाता था। मान लो कोई 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एक ने एक का हाथ काट दिया, तो जिसने हाथ काटा है तो उसको सजा के तौर पर उसका भी हाथ ही काटा जाता था। किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगर कोई व्यक्ति किसी कारीगर का हाथ काट दे, हाथ तोड़ दे या फिर आंख फोड़ दे तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा दिन में नहीं सोता था और वह रात में अलग अलग स्थानों पर सोता था ताकि कोई उसे मार न दे। ये जानकारी किसने दी है? मेगास्थनीज ने अपने इंडिका ग्रंथ में दी है।
मेगास्थनीज की इंडिका में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज हम चाणक्य को मौर्य वंश का संस्थापक मानते हैं। संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के पीछे किसका हाथ था? चाणक्य का। अगर चाणक्य न होते तो मौर्य वंश की स्थापना ही नहीं होती। आज तक हम ऐसा ही पढ़ते आए हैं, परंतु मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ने के बाद आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका में चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें, विष्णुगुप्त कहें, इनका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अब ये उल्लेख क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकार भी अपनी राय नहीं रखते हैं, तो इसीलिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता। तो मेगास्थनीज की इंडिका की चर्चा इतिहास में बहुत की जाती है और उसे विश्वसनीय ग्रंथ माना जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो छात्र इंडिका को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो उपलब्ध है, तो वो अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, पढ़। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।